हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो कि कहां पर दे रखा है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनर्स क्या होता है? सो इंडिविजुअली व्हेन दे आर entered into a partnership with one another are called partners and collectively a firm, and the name under which the business is carried is called firm name. So अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कि एक पार्टनरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब? कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सो पहला फीचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है? टू और मोर पर्सन्स। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मुझे पार्टनरशिप चलानी है तो रिश्ता किसके साथ रखूंगा? अपने साथ। अपने साथ क्या रिश्ता? अगर आपको किसी के साथ रिश्ता रखना है तो आपके साथ एक और पर्सन होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको बिजनेस करना है पार्टनरशिप का, तो आपका पार्टनर तो होना चाहिए ना आपके साथ। क्लियर है? तो पार्टनर आएगा तो मिनिमम कितने लोग हो जाएंगे? दो लोग हो जाएंगे। सो मिनिमम पार्टनरशिप को रन करने के लिए कितने लोगों की नीड होती है? दो लोगों की नीड होती है। सो मिनिमम कितने लोग चाहिए आपको? दो। मैक्सिमम एक पार्टनरशिप में कितने लोग हो सकते हैं, ये बताओ जरा। देखो, मैक्सिमम एक पार्टनरशिप में 50 लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 100। सर ये क्या बता रहे हो? ये तो कुछ गलत बता रहे हो आप। रुको जरा, सबर करो। मैक्सिमम 100। अब ये जो 100 की डेफिनेशन है, मतलब ये 100 कहां पर लिखा गया है? तो ये 100 लिखा गया है, एक एक्ट हुआ करता है, द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 464। तो सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसमें बताया गया है कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम 100 लोग हो सकते हैं, 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। अभी देखो कितनी सरप्राइजिंगली है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो लिमिट दी होनी चाहिए थी वो कहां पर दी होनी चाहिए थी? पार्टनरशिप एक्ट में। बट ये लिमिट दे कहां रखी है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 464 में। तो कंपनीज एक्ट 464 में क्या बताया गया है? मैक्सिमम कितने पर्सन पार्टनर बन सकते हैं? 100 पर्सन पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन 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 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रिस्क्राइब्ड the maximum number of partners in a partnership firm to be 50। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को प्रिस्क्राइब्ड कर दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? सिर्फ 50 ही हो सकते हैं। और ये 50 कहां पर लिखा गया है? तो ये 50 वापस से मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। एक रूल आया था, रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो इस रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब्ड करा कि एक पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50 ही हो सकते हैं। हमारे एग्जाम के लिए अब हमें 100 याद रखना है या हमें 50 याद रखना है? इसका आंसर क्या होगा? 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50।
तो एग्जाम के लिए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने ध्यान रखने हैं? 50 ध्यान रखने हैं। जैसे ही किसी भी पार्टनरशिप फर्म में 51 मेंबर हो गए, 51 पार्टनर्स हो गए, तो वो पार्टनरशिप फर्म कैसी मानी जाएगी? इलीगल मानी जाएगी। क्लियर है? तो कंपनीज एक्ट के अंदर तो कितना लिख रखा है? 100। अब देखो एक्ट और रूल, तो एक्ट और रूल में डिफरेंस क्या होता है? तो एक्ट है एक वाइडर टर्म और रूल क्या है? तो रूल एक प्रोसीजर होती है। तो अगर एक्ट के अंदर लिख दिया है 100 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम, तो रूल हमेशा एक्ट के अंदर रहकर ही काम करेंगे। अगर एक्ट ने कहा 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो रूल बोलेगा ठीक है 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, बट मैं 100 के अंदर रह के क्या कर लूंगा? काम कर लूंगा। तो रूल ने बोला कि आपने तो 100 बोला, बट अभी मैं कितने करूंगा? 50 ही कर रहा हूं। कल को सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये रूल क्या कर सकती है? बदल सकती है। वो 50 को 60 कर सकती है, 61, 62, 63, 99, 100, बट कभी भी 100 से ज्यादा नहीं कर सकती। रूल कैन नॉट ओवरराइड एक्ट। रूल कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा, एक्ट के ऊपर जाके वर्क नहीं करेगा। अगर रूल चाहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म 100 से भी ज्यादा हो जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक्ट को ही अमेंड करना पड़ेगा, एक्ट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि हमारा मुद्दा नहीं है। तो हमें तो क्या ध्यान रखना है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म 2 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म 50। और ये 50 की लिमिट कहां पर दे रखी है? रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो वापस से डेफिनेशन पर आ जाओ। डेफिनेशन क्या थी? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो पर्सन का मतलब क्या हुआ? टू और मोर पर्सन्स। आया समझ में? सो हमने ये तो देख लिया कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, बट अब हमें ये भी देखना जरूरी है कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो कि पार्टनर नहीं बन सकते। सो लिखो, फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल to become a partner। तो ये पर्सन कौन कौन से है? फर्स्ट, माइनर, जो कि आप लोग हैं। तो माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। तो माइनर को लेके अभी एक क्लॉज है, ठीक है। सो फॉलोइंग पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर। उसमें कौन है? माइनर, मतलब जिसकी एज 18 से कम है। सेकंड, कौन पार्टनर नहीं बन सकता? पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका दिमाग खराब है, जिसको पल पल में कुछ भी हो जाता है, तो वो भी इंसान पार्टनर नहीं बन सकता। सिंपल से, जिसका मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है। तो जिसकी मेंटल कंडीशन ही स्टेबल नहीं है, तो फिर बिजनेस में कैसे डिसीजन लेगा? ठीक है, तो ऐसे पर्सन को हम पार्टनर नहीं बना सकते, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। एंड थर्ड, पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, जिसको कानून ने ही मना कर दिया है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कानून खुद मना कर देती है? तो कोई अगर किसी का मर्डर करके आ गया, तो ऐसे लोग को हम पार्टनर बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे। किसी पे कोई मुकदमा चल रहा है, किसी को जेल हो गई है, तो ऐसे लोगों को कानून खुद मना कर देता है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते हो। ठीक है। सो 3 कैटेगरी के लोग पार्टनर नहीं बन सकते। पहला माइनर, दूसरा पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, तीसरा पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। क्लियर है? बट यहां पर एक कैच है। वो कैच क्या है? तो लिखो मेरे साथ एक नोट बनाकर, माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। अरे सर, ये क्या बोल रहे हो? अभी तो आपने लिखवाया माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, और अभी आप बोल रहे हो माइनर को पार्टनर बना सकते हैं। माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ओ, इसका मतलब कि माइनर को अगर पार्टनर बनाया जाएगा तो वो पार्टनर बनेगा सिर्फ प्रॉफिट्स में, एंड नॉट इन लॉसेस। अच्छा, ये बात है। मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है
तो उस प्रॉफिट का एक पार्ट माइनर को भी मिलेगा। बट अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो माइनर तो बोलेगा तुम जानो, तुम्हारा बिजनेस जाने, मैं तो इस लॉस के लिए आपको रुपए नहीं देने वाला। आया समझ में? तो माइनर को भी पार्टनर बनाया जा सकता है, बट वो पार्टनर कैसे बनेगा? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली एंड नॉट इन लॉसेस। और अगर पार्टनर बनाना ही है माइनर को, तो इसके साथ आपको क्या लेनी पड़ेगी? सो माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली एंड नॉट इन लॉसेस आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, उन सबकी परमिशन लगेगी एक माइनर को पार्टनर बनाने के लिए। तो माइनर अगर पार्टनर बनेगा तो सबकी परमिशन लगेगी। और माइनर कैसा पार्टनर होगा? पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। यहां पर कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत ही आपको डिटेल में जाके स्टडी करवा रहा हूं। आप देखो, माइनर से रिलेटेड अगले और प्रोविजंस क्या है? व्हेन माइनर बिकम मेजर। अब माइनर क्या हो गया? अब माइनर बड़ा हो गया, मतलब वो 18 से अबव हो गया। ठीक है, अब वो माइनर नहीं रहा, वो मेजर में कन्वर्ट हो गया। तो इस केस में क्या होता है? देखो, इस केस में दो पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो क्या होगी? ही और शी एक्सेप्ट और रिफ्यूज्ड the proposal of partner in firm। तो यहाँ पे पार्टनर का मतलब क्या है? परमानेंट पार्टनर। ठीक है, कि अब उसको क्या बना दिया जाएगा? परमानेंट पार्टनर बना दिया जाएगा। तो या तो वो क्या कर लेगा? इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर इस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देगा, रिजेक्ट कर देगा और पार्टनरशिप को एग्जिट कर देगा। ठीक है, तो अगर वो ये खुद से बोल देता है कि हाँ मैं पार्टनर बनूंगा, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? परमानेंट पार्टनर बना दिया जाएगा। और वो खुद बोल देता है कि नहीं, मेरे को अब इस पार्टनरशिप में नहीं रहना, तो हम क्या कर देंगे? उसको पार्टनरशिप से आउट कर देंगे। बट सेकेंड केस, ही और शी doesn't give his or her consent within 6 months from becoming major। बट अब उसने कुछ कहा ही नहीं, उसने अपनी कोई कंसेंट ही नहीं दी, ना तो उसने हाँ करा ना ही उसने ना करा। कब से? जब से वो मेजर में कन्वर्ट हुआ है, उस डेट से अगले 6 महीने में। तो अगर अगले 6 महीने में वो कोई भी कंसेंट नहीं देता है कि वो इस पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में ही और शी assume to be पार्टनर। ओ माय गॉड, उसको क्या मान लिया जाएगा? उसको पार्टनर ही मान लिया जाएगा। अगर वो अपनी कंसेंट नहीं देता है तो इस केस में हम उसको क्या मान लेंगे? इस केस में हम उसको हमारी बिजनेस का परमानेंट पार्टनर मान लेंगे। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो यहां पर ध्यान से सुनना। ही और शी becomes liable for all the actions since he or she admitted as a minor partner। अब ये सुनकर तुम्हारे घुटनों में होगा दर्द। he or she becomes liable for all the actions since he or she admitted as a minor partner। मतलब, तो देखो अभी मैं तुम्हें एक पार्टनरशिप का फीचर बता देता हूँ। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। इसको अभी मैं बाद में लिखवाऊंगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, बिजनेस ने किसी से उधार ले रखा है और बिजनेस के पास सफिशियंट पैसा नहीं है उस उधार को पे ऑफ करने के लिए,
तो पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को भी यूज करा जा सकता है फर्म के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। इसका मतलब पार्टनर के घर के बर्तन तक बिक सकते हैं। क्लियर है? बट माइनर इन सब चीजों से क्या था? दूर था। बट जैसे ही माइनर किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेजर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो विद इन 6 मंथ्स अगर कंसेंट नहीं देता है तो उसको बाय डिफॉल्ट सबसे पहले क्या मान लिया जाएगा? एक परमानेंट पार्टनर मान लिया जाएगा। और परमानेंट पार्टनर बनते ही अब उसकी लाइबिलिटी भी कैसी हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। और अनलिमिटेड की डेट कहां से स्टार्ट होगी? उस डेट से जब इसने एज अ माइनर पार्टनर हमारी पार्टनरशिप को क्या करा था? ज्वाइन करा था। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पुराने बिजनेस के पापों का इससे हम क्या लेंगे? बदला लेंगे। लाओ पैसा। पैसा अब हम इससे क्या करेंगे? वसूल करेंगे। तो ये एक बहुत ही भयंकर क्लॉज है। इसी कारण से एक माइनर को पार्टनर एडमिट करा ही नहीं जाता है इन मोस्टली केसेस। आया समझ में? तो क्लियर है क्या माइनर से रिलेटेड पार्टनरशिप के प्रोविजंस? फॉलोइंग 3 पर्सन्स आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ पार्टनर। कौन कौन से? माइनर, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। बट माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली एंड नॉट इन लॉसेस आफ्टर गेटिंग कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। हम दूसरे सारे पार्टनर की सहमति से एक माइनर को भी क्या बना सकते हैं? पार्टनर बना सकते हैं। और वो सिर्फ पार्टनर किस में बनेगा? प्रॉफिट्स में बनेगा, लॉसेस में नहीं बनेगा। अब जब माइनर किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेजर में कन्वर्ट हो जाता है, तो दो चीजें होंगी। या तो माइनर जैसे ही मेजर में कन्वर्ट हुआ तो वो खुद ही अपनी क्या दे देगा? कंसेंट दे देगा। या तो हाँ की कंसेंट कर देगा या फिर मना कर देगा। या तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर मना कर देगा कि मुझे पार्टनर रहना है या मुझे पार्टनर नहीं रहना है। बट अगर उसने कंसेंट ही नहीं दी विद इन 6 मंथ्स आफ्टर बिकमिंग मेजर, तो इस केस में क्या होता है? उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया जाता है? परमानेंट पार्टनर मान लिया जाता है। साथ ही साथ तो उसकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है, सिंस द डेट व्हेन ही और शी एडमिटेड एज अ माइनर पार्टनर। आया आपको समझ में? इतना क्लियर है? सो वापस से एक बार पार्टनरशिप की डेफिनेशन पर आ जाओ। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो ये हमने क्या पढ़ा? पहला फीचर, 2 और मोर पर्संस। ठीक है। नाउ सेकंड फीचर। सेकंड फीचर क्या है? एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट दो तरीके से किया जा सकता है ना, किसी के साथ भी एग्रीमेंट करने के दो तरीके होते हैं, ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट। तो रिटन एग्रीमेंट के अंदर तो क्या होगा? हम सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपस में डिसाइड कर लेंगे, एक पेपर पर लिख लेंगे। क्लियर है? जिससे बाद में अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो हम क्या कर सके? उस पेपर को दिखाकर सारी कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो रिटन एग्रीमेंट तो क्या होता है? वैलिड होता है। इसमें कोई डाउट है क्या? रिटन एग्रीमेंट तो क्या होगा? वैलिड होगा। अब जो मेन मुद्दा है वो है ओरल एग्रीमेंट का। ओरल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ? कल को मैंने जतिन को बोला कि जतिन चल आजा, आज से क्या करते हैं? अपन एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तू मेरा आज से क्या है? पार्टनर है। तो जतिन ने भी बोल दिया हाँ सर मैं आपका क्या हूं? पार्टनर हूं। तो क्या ऐसी बातों बातों में पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई क्या? हाँ हो गई। अरे हाँ मानो मेरी बात। अरे सही में सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना? आप ऐसे किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर लोगे? अरे ये क्या मजाक चल रहा है क्या? किसी को भी पार्टनर बना लोगे अपना? हाँ बना लेंगे, बना लेंगे साहब, बना लेंगे। लिखा हुआ है बना लेंगे। यस, आप कल को चल के किसी को भी अपना पार्टनर बना सकते हो, बट उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, है ना? तो ध्यान रखना, सोच समझ कर बनाना। तो लॉ के अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि ओरल एग्रीमेंट इज वॉइड। वॉइड का मतलब बेकार। ओरल एग्रीमेंट को भी वैलिड माना गया है। लॉ की नज़रों में, कानून की नज़रों में, अगर मैंने किसी को बोला कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ और उसने भी बोला कि हाँ चलो मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूँ और अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ये एक क्या है? वैलिड एग्रीमेंट है। आया समझ में? सो ओरल एंड रिटन बोथ एग्रीमेंट्स आर वैलिड। क्लियर है क्या? एंड रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। लिख देता हूं यहां पे, रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? तो ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है तो ये हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पर एक बार वापस से आ जाओ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस
हु हैव एग्रीड, एग्रीड से क्या निकल कर आया? तो एग्रीड से क्या निकल कर आ रहा है बच्चों? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। दोनों ही एग्रीमेंट कानून की नज़रों में कैसे हैं? वैलिड है। एंड रिटन एग्रीमेंट को किस नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप डीड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चले आगे। सो थर्ड फीचर, बिजनेस। दिस इज बिजनेस। सो थर्ड फीचर हमारा क्या है? बिजनेस। सो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप किस चीज के लिए होनी चाहिए? बिजनेस के लिए होनी चाहिए। नालायको, समझ रहे हो? हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स में बिजनेस की ही बातें करेंगे। तो जो पार्टनरशिप बनाई जाएगी वो भी किस चीज़ के लिए बनाई जाएगी? बिजनेस के पर्पज से बनाई जाएगी। तुम अपनी अलग पार्टनरशिप में मत बना लेना, ठीक है? आओ ध्यान दो। अ पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर business purpose and such business is lawful। तो पार्टनरशिप बिजनेस पर्पस के लिए बनाई जानी चाहिए और वो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजरों में वैलिड होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कोई इलीगल काम कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो, है ना? ये सब काम नहीं चलेंगे। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल, कानून के दायरे में रहकर ही हमें क्या करना है? बिजनेस करना है और उससे क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। आया समझ में? सो हमारा थर्ड फीचर क्या है? बिजनेस। सो वापस से अगर एक बार पार्टनरशिप की डेफिनेशन पर आए अपन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। मैंने आपको बोला ना, क्लास खत्म होने से पहले ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। आया समझ में? यहां तक क्लियर हुई क्या बात? गई क्या बात दिमाग में? सो फोर्थ फीचर क्या है? फोर्थ फीचर इज प्रॉफिट शेयरिंग। सो कोई भी बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए आए तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। क्लियर है? सो प्रॉफिट और लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in agreed ratio। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा बिजनेस में वो क्या करेंगे? सारे पार्टनर्स एग्रीड रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट अगेन यहां पर भी एक कैच है। वो कैच क्या है? तो आओ मेरे साथ लिखो एक नोट। शेयरिंग ऑफ losses is not mandatory। oh my god, sharing of losses is not mandatory। that means there can be partners in प्रॉफिट्स ओनली। ओ वंस अगेन, तो इसका एक एग्जांपल तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं माइनर के केस में। और क्या सिचुएशन हो सकती है जब एक पार्टनर को सिर्फ प्रॉफिट में ही क्या करा जाएगा? पार्टनर बनाया जाएगा, लॉस में पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। तो आओ एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी एक फर्म है। इस फर्म में 3 पार्टनर है, ए, बी और सी। अब ये क्या चाहते हैं? तो ये चाहते हैं कि शाहरुख खान, है ना, इनकी ख्वाहिश भी बहुत बड़ी है। ये चाहते हैं शाहरुख खान जी इनकी फर्म में एज अ पार्टनर इन्हें ज्वाइन कर ले। तो शाहरुख खान इनको बोलेगा, हे तुच्छ इंसानों, मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा। क्यों? तुमने अगर लॉस कर दिए तो मेरा क्या होगा? मैं अपनी जेब से पैसा नहीं देने वाला, ठीक है? मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? कल को ले जाके अगर तुमने लॉस कर दिया तो तुम तो बोलोगे लाओ शाहरुख सर पैसे निकालो, तो मैं तो तुम्हारे
पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनूंगा। तो हमने कहा रुको सर, हमारी बात पूरी तो सुनो। हमने उनको बोला देखो सर, अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स होते हैं तो उस प्रॉफिट का एक पार्ट हम आपके साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बट अगर हमारे बिजनेस में लॉस हो गया बाय चांस, तो आप अपनी जेब से एक भी रुपया मत देना, वो सारे लॉसेस हम तीनों मिलकर क्या कर लेंगे, बेयर कर लेंगे। आपको एक भी रुपया लॉसेस में देने की नीड नहीं है। तो ये शाहरुख खान जी अगर पार्टनर बनेंगे तो वो कौन से पार्टनर होंगे, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये फर्म ऐसे पर्सन को पार्टनर बनाएगी क्यों? तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है, इस पर्सन की क्या है बेटा, इस पर्सन की बहुत गुडविल है, इज्जत है मार्केट में, है ना, लोग इनको पूजते हैं। तो शाहरुख खान के आने से ही इस फर्म को बहुत फायदे हो जाएंगे, इस फर्म के प्रोडक्ट बिकने लगेंगे जिससे इनकी सेल बढ़ जाएगी। सेल अगर बढ़ गई तो इनके प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली ये लोग ज्यादा अर्न करने लगेंगे। तो कभी कभी ये क्या करते हैं, ऐसे पर्सन्स को भी पार्टनर बना लेते हैं जो कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली होते हैं। आया समझ में? सो जनरली तो क्या होता है, प्रॉफिट और लॉसेस दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अमंग पार्टनर्स के बीच में, बट लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना मैंडेटरी नहीं है। और लॉ मेकर्स भी बड़े चालाक है। लॉ मेकर्स ने जब डेफिनेशन बनाई तो उन्होंने बहुत सोच समझ कर डेफिनेशन बनाई है। अगर आप डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेशन में कहीं भी लॉस वर्ड लिखा ही नहीं है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits। लॉ मेकर्स को अगर ये कहना होता कि लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना भी मैंडेटरी है, तो इस डेफिनेशन में ही प्रॉफिट्स के साथ साथ क्या लिख देते, लॉसेस भी लिख देते। बट उन्होंने यहाँ पर लॉसेस वर्ड लिखा ही नहीं है। इसका बाय डिफॉल्ट सीधा सा यही मतलब है कि लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना पार्टनर्स के बीच में कंपलसरी नहीं है। बट जनरली क्या होता है, जिस तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं उसी तरीके से लॉसेस भी क्या करे जाएंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। बट ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली होते हैं। आया समझ में? सो वापस से एक बार डेफिनेशन पे आ जाओ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, है ना। तो फोर्थ हमारा फीचर क्या निकल कर आया, प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्लियर है इतना? चले आगे। अब लास्ट फीचर क्या है, तो लास्ट फीचर आओ लिख लेते हैं। बिजनेस कैन बी carried by all or any of them acting for all। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से समझना। बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस तो अगर मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताऊं तो या तो बिजनेस सब मिलकर चला रहे, सारे पार्टनर बिजनेस को एक साथ रन कर रहे हैं, या पार्टनर के बिहाफ पर कोई एक पर्सन क्या कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। इस चीज को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या बोला जाता है, म्यूचुअल एजेंसी। मतलब क्या है, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है, तो आओ समझते हैं। तो ये एक फर्म है, फर्म के अंदर दो पार्टनर है। उन पार्टनर का नाम क्या है, तो एक पार्टनर है अमन और एक पार्टनर है जतिन। ठीक है, तो नॉर्मली क्या करते थे, ये दोनों आते थे, दोनों ऑफिस को ओपन करते थे एक साथ, 10 बजे आ जाते थे, 8 बजे तक क्या करते थे, दोनों अच्छे से मन लगाकर काम करते थे और अपने अपने घर चले जाते थे। बट हुआ क्या, एक बार अमन को फॉरेन ट्रिप पर जाना पड़ा बाहर। कहाँ जाना पड़ा, फॉरेन ट्रिप पर। तो क्या जब अमन बाहर चला जाएगा तो क्या ये बिजनेस बंद कर देंगे उस टाइम के लिए? नहीं। ठीक है, अब अमन क्या बोलेगा जतिन को कि देख भाई जतिन, मैं तो जा रहा हूँ अभी थोड़े दिन बाहर, तो मेरा काम भी किसको करना पड़ेगा, तुझे करना पड़ेगा। तो क्या जतिन मना कर देगा क्या? जतिन ये बोलेगा क्या कि नहीं मैं तो नहीं करूँगा आपका काम, आप आगे अपना काम खुद ही करोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो अमन का काम भी अब कौन कर रहा है, जतिन कर रहा है। तो इस रिलेशन को, इस रिश्ते को क्या बोलते हैं, इस रिश्ते को बोलते हैं प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। मतलब
जब कोई एक पर्सन अपना काम दूसरे पार्टनर को दे देता है करने को, तो जिसने काम दिया है वो तो कौन हो जाता है, प्रिंसिपल, और जो काम कर रहा है वो कौन हो जाता है, एजेंट। इसका मतलब अमन यहाँ पर कौन हो गया, प्रिंसिपल, क्योंकि उसने अपना काम किसको दे दिया करने को, जतिन को दे दिया, और जतिन इस केस में कौन हो गया, एजेंट। अब होगा क्या, अब जतिन मन ही मन बोलेगा कि यार सारा काम क्या मैं ही करता रहूं क्या, तो उसके घुटने में दर्द होने लगेगा। तो जतिन भी बोल रहा है कि अब मुझे भी बाहर जाना है। जब मैं वापस आ गया तो जतिन ने बोला कि अब मैं बाहर जाऊंगा, तो मैंने बोला ओके, अब तेरा काम भी मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, तू जा आराम से। तो इस केस में फिर जतिन कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, और अमन कौन हो जाएगा, उसका एजेंट हो जाएगा। इस रिलेशन को बोला जाता है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी, और इसको बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो अगर आपको किसी के भी बीच पार्टनरशिप चेक करनी है कि क्या ये आपस में पार्टनर्स है या सिर्फ नाम के लिए ही बना रखा है इन्होंने, तो आपको उनके बीच में क्या चेक कर लेनी है, म्यूचुअल एजेंसी। जैसे दो दोस्त होते हैं तो दो दोस्त आपस में एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोई बुरा थोड़ी ना मानता है। तो इसी तरीके से कल को एक पार्टनर बोल देगी यार मुझे अभी थोड़ा काम है मैं बाहर जाऊंगा, हो सकता है वो बीमार हो जाए, तो फिर दूसरा पार्टनर मना थोड़ी ना करेगा, उसके बिहाफ पर वो क्या कर देगा, वर्क कर देगा एज एन एजेंट, और जो पार्टनर बाहर चला गया है, जो बीमार हो गया है, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, और इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, कि वाकई में इनके बीच में पार्टनरशिप है भी या नहीं है। आया क्या समझ में, इसमें कोई डाउट है क्या। एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स and thereby binds them through his acts। तो एज एन एजेंट ये क्या कर रहा है, जतिन अभी क्या कर रहा है, जतिन खुद के साथ साथ मुझे भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एज एन एजेंट ही रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स एंड देयर बाय बाइंड्स देम थ्रू हिज एक्ट्स एंड वर्क्स। तो जतिन जो भी काम कर रहा है एज एन एजेंट, तो उसके काम के लिए वो तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, और साथ में मैं भी रिस्पॉन्सिबल होऊंगा उस वर्क के लिए। क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट है क्या। आगे लिखो, एज एन प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। और एज एन प्रिंसिपल मेरी जिम्मेदारी क्या बनेगी कि जो जतिन काम कर रहा है उसके काम के लिए मैं भी कौन हूं, रिस्पॉन्सिबल हूं। मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं ये काम तो मैंने नहीं किया तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। तो जो दूसरे पार्टनर वर्क कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, उसके लिए बराबर का जिम्मेदार कौन होगा, प्रिंसिपल पार्टनर भी होगा। आया क्या समझ में, इसमें कोई डाउट है क्या। तो इसको वापस से एक बार बता देता हूं कि इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल। इसका मतलब अगर सबके सब लोग आगे पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टनर को बाहर जाना है, तो फिर उसके बिहाफ पर क्या करेंगे, दूसरे पार्टनर एक्ट करेंगे। तो दूसरे पार्टनर क्या कहलाएंगे, एजेंट कहलाएंगे। और जो पार्टनर बाहर चला गया, उसको कोई भी इमरजेंसी आ गया, वो किसी भी रीजन की वजह से ऑफिस नहीं आ सका, तो वो कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। सो बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो एजेंट क्या करते हैं, दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं, दूसरे पार्टनर के बिहाफ पर वर्क कर रहे हैं। तो इनके बीच के रिलेशनशिप को क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी एंड इट इज नोन एज ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है क्या। सो वापस से अगर एक बार अपन डेफिनेशन पर आए तो डेफिनेशन क्या बोलती है, तो डेफिनेशन बोलती है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कहां से निकले हैं, पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। क्लियर है। सो आज हमने क्या पढ़ा। हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला फीचर क्या था, टू और मोर पर्सन। सेकंड फीचर क्या था, एग्रीड। एग्रीड से मतलब एग्रीमेंट, जो कि ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, एंड बोथ एग्रीमेंट्स आर वैलिड। थर्ड हमने क्या देखा था, फीचर बिजनेस। तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ फीचर हमने क्या देखा था, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट एंड लॉसेस शुड बी शेयर्ड अमंग पार्टनर्स
बट शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी, है ना, लॉसेस का शेयरिंग होना जरूरी नहीं है। ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं जो कि पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली ही होते हैं। और लास्ट हमने क्या देखा था, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। क्लियर है क्या? सो मिलते हैं हम अगली क्लास में। गुड बाय।